लास्ट क्लास में हमने VSPR थ्योरी का केस नंबर 6 कर लिया था, स्टेरिक नंबर 6, और उसमें 3 संभावनाएं थी, 6 बॉन्ड पेयर पहली, दूसरी 5 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर, और लास्ट संभावना थी 4 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर, ठीक है ना, 2 लोन पेयर। तो अब हमारा लास्ट केस है बस स्टेरिक नंबर 7, जिसमें हाइब्रिडाइजेशन हमेशा कौन सा होगा आपका, sp3d3, ठीक है ना। लास्ट केस हमारा केस नंबर 6, स्टेरिक संख्या 7 हो जाए, जिसमें हाइब्रिडाइजेशन हमारे लिए sp3d3 होगा। और अब इसमें केवल 2 ही पॉसिबिलिटी है, पहला कि सातों बॉन्ड पेयर हो जाए और लोन पेयर कितना हो जाए आपका 0। सातों बॉन्ड पेयर होने का मतलब ही है कि आपके पास मिनिमम कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। और मिनिमम 7 इलेक्ट्रॉन मतलब ये आपके आयोडीन से ही चालू होंगे, उससे पहले के लिए कोई भी संभावना नहीं है, ठीक है। इसकी अगर आप ज्यामिति की बात करोगे तो है ना, पंचभुजीय द्विपिरामिड, ये ए हो गया। इसको निरूपित किससे करा जाएगा, AB 7 से, तो ये 5 कोनों पर तो BB हो गया आपका, ठीक है। एक B आपका ऊपर और एक B आपका यहाँ, तो इसलिए हम लोग इसकी ज्यामिति को पंचभुजीय द्विपिरामिडीय, इंग्लिश में जिसे आप पेंटागोनल बाईपिरामिडल PBB कहते हैं ना। बंद कोणों की बात करी जाए तो यहाँ पर बंद कोण होगा कितने डिग्री का आपका, 72 डिग्री, ठीक है ना। और ये वाला बंद कोण होगा हमारा 90 डिग्री। तो मेरे पास यहाँ पर 2 तरह के बंद कोण उपस्थित है, 72 डिग्री वाले, है ना। 72 कैसे हुआ, एक तल मतलब पूरा कितना होता है 360, और 360 अगर पूरा हो गया उसको 5 से क्या कर दो डिवाइड, तो 72 हो गया। और 90 वाले का अगर पूछेगा तो 90 डिग्री वाले कितने हो जाएंगे मेरे पास, 10, ठीक है। और एग्जाम्पल की अगर बात करी जाए तो हमारे पास इसका एक एग्जाम्पल तो IF7 बोल सकते हो, दूसरा आप चाहो तो XCF7 प्लस भी बोल सकते हो बनाने के लिए। XC के पास 8 इलेक्ट्रॉन थे, एक आपने कम कर दिया, तो अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे उसके 7, ठीक है ना। दूसरा केस अब हमारे सिलेबस में के लिए यही है, परंतु बनाने के लिए बना लेते हैं कि अगर 6 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर हो जाए, है, तब आपको मिनिमम कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होगी, 8 की, है ना। और इसे निरूपित किससे करोगे आप, AB6L से, ठीक है ना। अब इसमें जो एक ही एग्जाम्पल अवेलेबल है XCF6, जिसकी आकृति विकृत अष्टफलकीय बोली जाती है ना, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। So it is like this, F F F F F F, ठीक है ना। ये जो लोन पेयर बचा है ये किसी एक फलक से बाहर निकलता हुआ दिखाई देता है लाइक दिस, तो इसे हम लोग विकृत अष्ट फलकीय कैप्ड ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं, ठीक है ना। परंतु एक्चुअली ये वैसे भी स्थायी भी नहीं होता है। XCF5 जो है, X6 जो है ना, ठोस अवस्था में ये वियोजित हो जाता है किसमें, XCF5 प्लस और F माइनस में, तो ये इस रूप में पाया जाता है, तो ये भी लिख लेना। और इससे ये अब हमारा संपूर्ण होता है कौन सी थ्योरी, है ना, संयोजकता कोश इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण सिद्धांत, है ना, जिसमें लगभग हमने पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एस ब्लॉक पी ब्लॉक के सभी यौगिक देख लिए हैं, रिएक्शंस के बारे में काफ़ी कुछ आइडिया ले लिया है। तो अब हमारा ब्लॉक पढ़ना रिलेटिवली थोड़ा क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, ठीक है। चलो अब हम लोग आएंगे हमारी लास्ट थ्योरी जो बची है कौन सी, है ना, आणविक
कक्षक सिद्धांत, है ना। ये नाम बड़े और दर्शन छोटी वाली थ्योरी है कि नाम तो खूब बड़ा है इसका, परंतु इसमें ज्यादा कुछ भी नहीं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, और शॉर्टकट में इसे बुलाया जाता है कि हमारा MOT, है ना। महत्वपूर्ण तो है, है ना। नाम बड़े दर्शन छोटे इसलिए एक बार समझ में आने के बाद केवल बस विन्यास लिखना है इसका। क्या हो गया है? बोलो बोलो यार, बोलो क्या हो गया है? ग्रैंड मस्ती का डायलॉग, नाम बड़े दर्शन छोटे। अच्छा, क्या बात है ठाकुर, ठीक है ना। तो ये वैसे काफी महत्वपूर्ण थ्योरी है, परंतु है ना, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस लगभग हर साल आते ही हैं। और इस साल तो अगर आपको जेई 2013 अगर आप मेंस की बात करते हो तो 3 सवाल आए हैं इसके ऊपर, एक ही पेपर के अंदर 3 सवाल पूछ लिए थे, है ना। तो इसके क्वेश्चन खूब सिंपल होते हैं, बस थ्योरी थोड़ी सी समझने के बाद कि कौन डायामैग्नेटिक है, कौन प्रतिचुंबकीय है, कौन अनुचुंबकीय है, किसका स्थायित्व ज्यादा है, किसका कम है, बंद क्रम बताओ, फलाना ढिमका टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना। सबसे पहली चीज तो है कि MOT की आखिर जरूरत क्यों पड़ी। MOT की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि VBT में कुछ क्या थे आपके अपवाद थे, ठीक है ना। तो हमारा पहला तो लिखना कि VBT के अपवाद। सबसे पहला अपवाद क्या था कि अगर VBT के अनुसार अगर आप ऑक्सीजन की स्ट्रक्चर बनाते हो, तो हमने बनाई भी थी, इस तरह से होगा। क्या इसमें कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है? नहीं। तो ये किस तरह का होना चाहिए आपका? प्रतिचुंबकीय। परंतु वास्तव में ऑक्सीजन अनुचुंबकीय होता है, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? पाए जाते हैं, है ना। तो पहले अपवाद में हम लोग यही लिखेंगे कि VBT के अनुसार VBT के अनुसार ऑक्सीजन, VBT के अनुसार ऑक्सीजन, ब्रैकेट में डाल सकते हो, संरचना अनुचुंबकीय प्रकृति का होता है। क्या प्रति, हाँ। VBT के अनुसार ऑक्सीजन, ब्रैकेट में संरचना डाल के प्रति मतलब डाया ना, हाँ, ब्रैकेट में डाया डाल देना। प्रति चुंबकीय, ब्रैकेट में DIA जरूर डाल देना, प्रकृति का होता है, परंतु वास्तव में ऑक्सीजन अणु, ब्रैकेट में पैरा, अणु चुंबकीय प्रकृति का होता है, ठीक है ना। अब VBT इसकी व्याख्या बिल्कुल भी नहीं कर पाया कि ऐसा क्यों है। प्रायोगिक रूप से ऑक्सीजन को पाया गया है कि यह किस नेचर का है? अनुचुंबकीय, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। पहला तो ऑक्सीजन का लिमिटेशन आ गया। दूसरा लिमिटेशन जो आया कि VBT के द्वारा, है ना, भिन्नात्मक बंध क्रम की व्याख्या नहीं की जा सकी। क्या मतलब है भिन्नात्मक बंध क्रम का? H2 का अगर मुझसे बंध क्रम बॉन्ड ऑर्डर पूछे तो कितना बोलूंगा मैं? 1, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर मतलब कितने बॉन्ड है वो होता है। O2 का पूछेगा बॉन्ड ऑर्डर तो 2, N2 का बॉन्ड ऑर्डर पूछेगा तो कितना? 3, है ना। तो ये इंटीजर है, पूर्णांक है। परंतु अगर हम H2 प्लस के बंध क्रम की बात करें तो इसका बंध क्रम आता है कितना? 0.5 भिन्नात्मक। अब VBT इसकी व्याख्या बिल्कुल भी नहीं कर पाया, है ना। अगर आप NO के बंध क्रम की बात करोगे तो NO का बंध क्रम भी फ्रैक्शनल, मतलब 2.5 आता है। तो इन सब चीजों की भिन्नात्मक बंध क्रम की व्याख्या VBT के द्वारा संभव नहीं हो पाई, जो MOT के द्वारा संभव हो सकती है। दूसरा रीजन, है ना। तीसरा बोल सकते हो, है ना, VBT
अणुओं के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर सका। है ना, वीबीटी अणुओं के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर सका। है ना, और चौथा आप बोल सकते हो अपवाद की वीबीटी है ना इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिकों में बंधन को नहीं समझा सका। है ना, वीबीटी इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिकों में बंधन को नहीं समझा सका। ये सब आपके वीबीटी के काफी सारे क्या है लिमिटेशन है। ठीक है, अब इनको दूर करने के चक्कर में हमारा नया सिद्धांत आया कौन सा, आणविक कक्षक सिद्धांत। है ना, अब इसके मुख्य बिंदु क्या है तो हमारा लिखना ठीक, आणविक एमओटी के मुख्य बिंदु। ठीक है, एमओटी के मुख्य बिंदु बस ऐसे ही जैसे हमने संकरण की बात करी थी। संकरण में पहले परमाणुीय कक्षक आपस में सहयोग करके कौन से कक्षक बना रहे थे, संकरित कक्षक। एमओटी में यही बोला गया कि परमाणुीय कक्षक आपस में सहयोग करके नए आणविक कक्षक बनाएंगे। ठीक है ना, उतने ही आणविक कक्षक बनेंगे जितने परमाणुीय कक्षक आपस में जुड़ेंगे। ठीक है ना, जब दो परमाणुीय कक्षक जुड़ेंगे तो एक आबंधी परमाणुीय कक्षक आणविक कक्षक बनेगा और एक अनाबंधी। है ना, आबंधी वाला संपोषी व्यतिकरण से बनता है जबकि अनाबंधी वाला विनाशी व्यतिकरण से बनता है। तो ये सब कुछ कुछ पॉइंट्स हैं, हम लोग पहले लिख लेते हैं फिर मैं समझाते चल रहा हूँ। पहला पॉइंट लिखना हमारा कि है ना, किसी परमाणु में जैसे इलेक्ट्रॉन, किसी परमाणु में जैसे इलेक्ट्रॉन, परमाणुीय कक्षक को मैंने एओ बोल दिया था ना, एओ लिखा करो। एओ मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल, और यहाँ पर भी आणविक कक्षक को क्या लिखना अब अपना एमओ, ताकि बार बार पूरा ना लिखना पड़े। किसी परमाणु में जैसे इलेक्ट्रॉन एओ मतलब परमाणुीय कक्षक में उपस्थित होते हैं वैसे ही इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, वैसे ही इलेक्ट्रॉन अणु में, वैसे ही इलेक्ट्रॉन अणु में एमओ में उपस्थित होते हैं। वैसे ही इलेक्ट्रॉन अणु में एमओ में उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो परमाणु में आपका क्या होता है, परमाणुीय कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। ठीक है ना, जबकि इसमें किसमें उपस्थित होंगे आपके एमओ में मतलब आणविक कक्षक। सेकंड पॉइंट लिखना हमारा कि है ना एमओ की संख्या है ना, एमओ की संख्या ठीक है ना संयोग करने वाले एओ की संख्या के बराबर होती है। ना, एमओ की संख्या संयोग करने वाले एओ की संख्या के बराबर होती है। ठीक है, अगला लिख सकते हो बेटा, जब दो एओ आपस में संयोग करते हैं, जब दो एओ आपस में संयोग करते हैं तो जब दो एओ आपस में संयोग करते हैं तो दो नए एमओ बनते हैं। ठीक है, पहले का नाम लिखना हमारा आबंधी आणविक कक्षक। तो पहले का नाम है आपका आबंधी आणविक कक्षक है ना, और अब हम लोग इसे इंग्लिश में ही लिखेंगे क्योंकि इसका नाम है क्या आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मतलब BMO है ना, इसका B, इसका M, इसका O।
तब हम लोग इसे केवल BMO बोलेंगे। तो पहला आबंदी आणविक कक्षक बनता है ना, दूसरा अनाबंधी आणविक कक्षक, मतलब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसे अब हम लोग बोलेंगे क्या, ABM। तो जब दो परमाणुविक कक्षक आपस में संयोग करेंगे तो वो दो ही नए आणविक कक्षक बनाएंगे, एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल BMO और एक अनाबंधी मतलब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखना है MO का निर्माण, MO का निर्माण है ना परमाणुवीय कक्षकों के रेखीय संयोजन, MO का निर्माण परमाणुवीय कक्षकों के रेखीय संयोजन, जिसे इंग्लिश में लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ क्या बोला जाता है, एटॉमिक ऑर्बिटल, है ना। तो इंग्लिश में भी लिख लेना कि MO का निर्माण AO के परमाणुविक कक्षकों के रेखीय संयोजन से होता है, और नीचे लिख लेना कि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, क्योंकि ये वर्ड शायद आप लोगों का सुना हुआ होगा और बार बार यूज भी होता है ना। कौन सा, LCAO। LCAO का मतलब ही क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। तो जो MO हमारे आणविक कक्षक बनते हैं वो परमाणुविक कक्षकों के रेखीय संयोजन से, संयोजन विधि द्वारा बनते हैं, जिसे हम लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स बुलाते हैं। ठीक है, चलो अगला पॉइंट लिखना हमारा ना, LCAO क्या होता है इसको समझा रहा हूं मैं अभी, पहले पॉइंट्स लिखना। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि है ना BMO की ऊर्जा, BMO की ऊर्जा संयोग करने वाले AO, BMO की ऊर्जा संयोग करने वाले AO की तुलना में कम होती है, अतः स्थायित्व ज्यादा होता है। BMO की तुलना संयोग करने वाले AO की तुलना में कम होती है, अर्थात अतः स्थायित्व ज्यादा होता है, जबकि है ना, जबकि ABMO की ऊर्जा ज्यादा तथा स्थायित्व कम होता है। ठीक है ना, आप सभी को है ना थोड़ा सा ध्यान होगा। इस तरह के अलोंग y एक्स पर हमारी क्या होती है ऊर्जा, ऐसे डायग्राम कुछ ध्यान होंगे आपको, है ना। इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में AO होते हैं परमाणुवीय कक्षक, ठीक है, और बीच में होते हैं क्या हमारे MO। ठीक है, तो दो अलग अलग परमाणु हैं, ये मान लीजिए हमारा एटम 1 परमाणु 1 है और ये आपका एटम 2 है। ये दो अलग अलग हमारे परमाणु हैं और ये उनकी ऊर्जा है परमाणुवीय कक्षकों की। अब जब ये दोनों संयोग करेंगे, है ना, दोनों संयोग करेंगे तो दो नए कक्षक बनाएंगे, एक आबंदी और एक क्या, अनाबंदी। आबंदी की ऊर्जा क्या हो जाती है, कम, तो इसलिए आपको ध्यान हो तो आपने इस तरह के चित्र देखे होंगे, है ना, और एक की ऊर्जा क्या हो जाती है हमारी, बढ़ जाती, तो ऐसे डायग्राम बनते हैं। तो इसका मतलब ये है ना कि इनकी जो वास्तविक ऊर्जा थी वो ये है। अब एक ऊर्जा नीचे चली गई और एक ऊर्जा कहाँ चली गई आपकी, ऊपर। तो नीचे वाला एक कक्षक नीचे आ गया, ये आपका BMO होता है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एक ऊपर चलेगा जो आपका क्या होता है, ABM। तो इस तरह के डायग्राम इसी वजह से बनते हैं हमारे, क्योंकि इधर इधर परमाणुविक कक्षक हैं जो आपस में संयोग कर रहे हैं, बीच में आपके आणविक कक्षक हैं जो नए बन रहे हैं। एक वास्तविक ऊर्जा स्तर से कम हो गया, एक वास्तविक ऊर्जा स्तर से थोड़ा सा क्या हो गया आपका, ज्यादा।
ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखना हमारा है ना। अभी तक आप इलेक्ट्रॉन इन परमाणु कक्षकों में भर रहे थे 1s2 2s2, अब आपको इलेक्ट्रॉन किन में भरना पड़ेगा, आपका आबंधी कक्षकों में, है ना। परमाणु कक्षकों का नाम तो क्या दे रहे थे हम लोग, s p d f, परंतु आणविक कक्षकों का जो नाम होता है वो सिग्मा, पाई, डेल्टा एटसेट्रा, ठीक है ना। तो अगला पॉइंट हम लोग यही लिखेंगे कि AO को SPDF द्वारा निरूपित किया जाता है। AO मतलब हमारा आणविक कक्षक, तो AO को SPDF द्वारा निरूपित किया जाता है ना, जबकि MO को सिग्मा, पाई, डेल्टा इत्यादि द्वारा निरूपित करा जाता है। हमारे जो जेई सिलेबस में वो केवल 20 इलेक्ट्रॉन तक के हैं, तो हमारा काम केवल किससे चलेगा, सिग्मा और पाई से, इसी में हमारा काम निपट जाएगा ना। तो ये भी एक पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और लास्ट पॉइंट लिखना कि ना MO में इलेक्ट्रॉनों को, अब अगर आपको इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो परमाणु कक्षकों में इलेक्ट्रॉन किस तरीके से भर रहे थे हम लोग, अफबाउ, हुंड तथा पॉली के नियम का पालन करते हुए। इसमें भी इलेक्ट्रॉन वैसे ही भरे जाएंगे, परंतु बस एक जगह अंतर आएगा, और वो अंतर ये है ना। तीनों नियमों का पालन से तात्पर्य क्या है, अफबाउ नियम मतलब बढ़ती हुई ऊर्जा क्रम में, पहले नीचे भरोगे फिर ऊपर। हुंड का मतलब एक इलेक्ट्रॉन आया तो दूसरा विपरीत दिशा का आएगा, युग्मन तब तक नहीं होगा जब तक सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन ना आ जाए ना। तो इसमें तो चूंकि एक ही ऑर्बिटल है तो एक ही आएगा। और पॉली के नियम का तात्पर्य क्या है हमारा, एक कक्षक में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते, अन्यथा चारों क्वांटम नंबर क्या हो जाएंगी, किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन की समान हो जाएंगी, जो कभी भी संभव नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी उन तीनों नियमों का पालन होगा, परंतु परमाणु कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरने के लिए आप n+l रूल का पालन करते थे, जिसके लिए n+l का मान कम होता था उसको पहले भरते थे, और यदि 2 कक्षकों के लिए n+l का मान समान हो जाता था तो जिसका n छोटा होता था पहले उसमें भरते थे। यहाँ पर ऐसा कोई भी n+l रूल नहीं है। यहाँ पर इनके जो परमाणु विन्यास हैं वो हमेशा प्रायोगिक रूप से निष्कर्षित करे जाते हैं, निकाले जाते हैं। ये अपवाद हो जाता है ना, तो इसमें वही मैं लिखवा रहा हूँ कि MO में इलेक्ट्रॉन भरने के लिए, MO में इलेक्ट्रॉन भरने के लिए मत लिखना, MO में इलेक्ट्रॉन अफबाउ, पॉली तथा हुंड के नियम का, MO में इलेक्ट्रॉन पॉली, अफबाउ तथा हुंड के नियम का अनुसरण करते हुए भरे जाते हैं। के अनुसार भरे जाते हैं, जबकि है ना भरे जाते हैं, परंतु है ना, परंतु यहाँ पर AO की तरह कोई, परंतु यहाँ पर AO की तरह कोई n+l नियम लागू नहीं होता है, परंतु यहाँ पर AO की तरह कोई n+l नियम लागू नहीं होता है, क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ना, क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्रायोगिक रूप से ज्ञात करा जाता है। ठीक है, ये हमारे कुछ मुख्य बिंदु हैं जो हमें ध्यान रखना है। अब हम लोग आ रहे हैं LCAO कि आखिर लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होता है ना। तो आप सभी का श्रोडिंगर तरंग समीकरण नाम सुना हुआ होगा, है ना। ये सब जो हम लोग 4 क्वांटम संख्याएं पढ़ते हैं, कौन कौन सी, मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय और चक्रण। इनमें से प्रथम 3 किससे निरूपित व्याख्या निकाल करी गई, प्रथम 3 किससे मतलब क्या बोलते हैं, किससे व्युत्पन्न की करी गई है, श्रोडिंगर तरंग समीकरण से ना। और श्रोडिंगर तरंग समीकरण में साई आपने नाम सुना होगा, है ना।
जहाँ साई क्या होता है हमारा, इलेक्ट्रॉन तरंग फलन, है ना। जहां पर साई स्क्वायर का मान 0 होता है वो क्या कहलाता है हमारे लिए, नोड। और जहां पर साई स्क्वायर का मान मैक्सिमम होता है वो, वहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता भी उतनी ही क्या होती है आपकी, ज्यादा, है ना। तो ये सब एसपीडी की जो आपने आकृति वगैरह बताते हो, ये सब साई की मदद से श्रोडिंगर तरंग समीकरण द्वारा व्युत्पन्न करी गई, है ना। परंतु इतना हमारे सिलेबस में है ही नहीं श्रोडिंगर तरंग समीकरण। हमारे सिलेबस में तो इतना है जहां पर साई स्क्वायर 0 हो जाए वो नोड होता है, और नोडों की संख्या वंख्या के फॉर्मूले। अब जो लीनियर कॉम्बिनेशन है उसको समझाने के लिए मुझे थोड़ा सा लेना पड़ रहा है कि मान लीजिए मेरे दो परमाणु हैं ए और बी, ठीक है ना। तो पहले का तरंग फलन है क्या मेरा, साई ए, दूसरे का तरंग फलन है क्या मेरा, साई बी। क्योंकि जितने भी परमाणुीय कक्षक हैं सब कक्षकों के लिए साई का फलन है। साई 1s अलग होता है, साई 2s अलग होता है, हम लोग करते भले नहीं है, तो यहाँ पे थोड़ा सा समझाने के लिए जरूर बोला जाता है कि अब जैसे ही ये दोनों आपस में आके संयोग करेंगे, LCO का मतलब क्या है, जो आणविक कक्षक बनेंगे इनके संयोग से वो साई ए प्लस माइनस क्या होगा आपका, साई बी, प्लस माइनस दोनों, है ना। प्लस से भी बन सकता है और माइनस से भी, ठीक है ना। तो इसीलिए हमारे पास दो तरह के नए आणविक कक्षक बनते हैं। एक तो BMO है, आबंदी आणविक कक्षक, जो है ना, रेखीय संयोग का मतलब ही क्या है, यहाँ तो जुड़ेगा या फिर क्या होगा आपका, घटेगा, तो इसलिए इसे रेखीय संयोग बोला जा रहा है। और ABMO किससे बनेगा हमारा, ये बनेगा आपका साई ए माइनस साई बी। तो ये इस तरह से दो हमारे आणविक कक्षक बन चुके हैं, है ना। अब इनका तात्पर्य क्या है हमारा भैया, पहले अगर मैं BMO को देखूं, है ना, BMO कैसे बनेगा, ये पहले की तरंग फलन है मान लो आपका, है ना। ये है इसका क्या मेरा, साई है। ये दूसरा परमाणु है मेरा, है ना। दोनों परमाणु समान भी हो सकते हैं और अलग अलग भी, है ना। मान लीजिए मैं अभी अलग अलग बता रहा हूँ, समान में क्या होगा, ये भी साई ए होगा और वो भी साई ए हो जाएगा, ठीक ना। तो अब ये साई बी हो गया। अगर ये दोनों जुड़ रहे हैं तो नया क्या हो जाएगा मेरे लिए, है ना, दोनों का एम्पलीट्यूड जो होगा वो जुड़ जाएगा इस तरीके से, है ना। तो ये जो मान हो गया नया, ये किसके बराबर हो गया मेरा, साई ए प्लस साई बी, ठीक है। अगर ये दोनों परमाणु अलग अलग होते, ए अलग होता और बी अलग होता, जो VBT में था ना, VBT के अनुसार जब आणविक कक्षक परमाणविक कक्षकों का अतिव्यापन होता है तो कोई भी अपना अस्तित्व त्याग नहीं करता, परंतु MOT के अनुसार क्या होता है, जब दो परमाणविक कक्षक संयोग कर रहे हैं तो उनका खुद का अस्तित्व वहीं पर क्या हो जाएगा, खत्म, और दो नए कक्षक बन जाएंगे, एक आबंदी और एक क्या, अनाबंदी, ठीक है। तो अगर VBT के अनुसार देखता तो अगर मैं इसका स्क्वायर कर देता बेटा तो कितना हो जाता है मेरा, साई स्क्वायर है, और इसका स्क्वायर करता है तो क्या होता है मेरा, साई स्क्वायर भी, ठीक है। तो कुल प्रायिकता इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की कितनी होगी, साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर, सही कह रहा हूं, क्योंकि साई का स्क्वायर ही इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की क्या बताता है आपका, प्रायिकता। तो ये तो किसके अनुसार हो गई आपका, VBT के अनुसार। बट अब अगर आप MOT के अनुसार देखोगे तो MOT के अनुसार क्या हुआ, जब दो परमाणुविक कक्षक आपस में संयोग कर रहे हैं तो वो अपना स्वतंत्र अस्तित्व क्या कर दे रहे हैं, खो दे रहे हैं, और एक नया कक्षक बना दे रहे हैं, ठीक है ना। दो नए कक्षक बना रहे हैं जिनमें से एक आबंदी है, दूसरा अनाबंदी। अगर मैं अभी आबंदी की बात करूं तो साई BMO क्या हो गया हमारा, साई ए प्लस साई बी। तो अगर मुझे इसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता देखनी है, मतलब मुझे साई BMO को क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर, और साई BMO का स्क्वायर का तात्पर्य क्या हो गया मेरा, साई ए प्लस साई बी का स्क्वायर, और इसके स्क्वायर से क्या तात्पर्य हो गया मेरा, साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर प्लस 2 साई ए साई बी, है ना। तो आप देख सकते हो कि VBT के अनुसार केवल इतना मिल रहा था आपको, परंतु MOT के अनुसार क्या हुआ, आपको ये तो मिल ही रहा है, साथ में ये भी मिल रहा है, मतलब वो जो नया आबंदी का आणविक कक्षक बना है उसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता क्या है, मेरी ओर बढ़ चुकी है,
तो डेफिनेटली उसमें स्थायित्व क्या हो गया, उसकी ऊर्जा पहले से क्या हो गई, कम, और ऊर्जा कम होते उसका स्थायित्व क्या हो गया आपका, बढ़ गया। तो इस एक्स्ट्रा मात्रा से इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता या स्थायित्व जो भी बोलो वो क्या हो जाता है आपका, बढ़ जाता है, ठीक है ना। और साई वर्सेस जब आप आर का ग्राफ देखोगे, साई बीएमओ वर्सेस आर, है ना, अगर अलग अलग परमाणु होते ना, मान लीजिए ये ए का परमाणु है मेरा, है ना, और ये है बी का परमाणु, ठीक है ना, तो ये ए का नाभिक है यहाँ पर, ये बी का नाभिक है, ठीक है। तो अलग अलग होने का मतलब बेटा, वीबीटी में क्या बोला गया था कि ए का परमाणु कक्षा को बी का परमाणु कक्षा आपस में क्या होगा, अतिव्यापित। तो अलग अलग में केवल इनका जरा सा पोर्शन क्या हो रहा था, अतिव्यापित हो रहा था। परंतु अगर साई बीएमओ बन गया है ना, ये ए का परमाणु है, ये बी का है, अलग अलग है हमारे, परंतु एमओटी के अनुसार इन दोनों के संयोग करते ही इन दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व क्या हो चुका है, खत्म, एक नया बना है, और उसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता क्या हो गई मेरी, बढ़ गई, है ना। तो एमओटी के अनुसार ये डायग्राम जो होगा कुछ इस तरह से होगा। अरे मेरी बात समझो, तो बीच का भी पोर्शन जो छूट रहा था वो भी इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या हो चुका है आपका, पूरा शामिल हो चुका है। तो दिस इज अकॉर्डिंग टू हमारा एमओटी, ठीक है। बना लीजिए पहले डायग्राम, फिर पॉइंट्स दिखा रहा हूँ। ठीक है, चलो। तो इस तरीके से हमारा बॉन्डिंग आबंदी आणविक कक्षक बना है, और इसका मुख्य बिंदु लिख सकते हो आप, लिखना नीचे हमारा बीएमओ के मुख्य बिंदु। पहला पॉइंट तो ये लिखना हमारा कि यह संपोषी व्यतिकरण द्वारा बनता है, यह संपोषी व्यतिकरण द्वारा बनता है। सेकंड, एओ की तुलना में कम ऊर्जा तथा अधिक स्थायित्व रखता है। एओ की तुलना में कम ऊर्जा तथा अधिक स्थायित्व रखता है। तीसरा पॉइंट हम लोग बोल सकते हैं कि, है ना, बीएमओ में उपस्थित इलेक्ट्रॉन है ना, बीएमओ में उपस्थित इलेक्ट्रॉन है ना, आकर्षण को बढ़ाते हैं तथा अणु को स्थायित्व प्रदान करते हैं। आकर्षण को बढ़ाते हैं तथा अणु को स्थायित्व प्रदान करते हैं। ठीक है, और लास्ट पॉइंट लिखना हमारा कि इसमें नोड हो भी सकता है तथा नहीं भी हो सकता है। तो इसमें नोड की संभावना हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है ना। एबीएमओ जो बनेगा आपका, वो बनेगा किससे, है ना, साई ए माइनस साई बी। तो जब आप इसमें देखोगे साई स्क्वायर एबीएमओ, तो ये किसके बराबर हो जाएगा आपका, है ना, साई स्क्वायर ए प्लस साई स्क्वायर बी माइनस 2 साई ए साई बी, है ना। तो ये वीबीटी के अनुसार तो इतना मिल रहा था, परंतु अब कुछ चीज उसमें से क्या कर रहा हो बेटा, घटा रहे हो, मतलब इलेक्ट्रॉन घनत्व तो पहले की तुलना में उल्टे क्या हो जाएगा आपका, कम होगा, ठीक है ना। इसी वजह से इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन अणु के स्थायित्व को कम करता है, प्रतिकर्षण को बढ़ावा देता है। तो अब अगर मान लीजिए ये मेरा साई ए है, और दूसरा मेरा सपोज करो साई बी है, तो ये घट रहे हैं दोनों। तो इसके लिए जो आपका डायग्राम बनेगा
वो कुछ इस तरह से हो जाएगा, है ना। अभी दोनों का अंतर है आपका साई बी माइनस साई ए, तो इट विल बी लाइक दिस। और अगर आप डायग्राम के टर्म्स में जाओगे, अगले वाले साई ए बी एम ओ वर्सेस आर के, तो ये जो वीबीटी में कुछ भाग इनका अतिव्यापित हो रहा था, है ना, इसमें उल्टे क्या होगा, बीच में इलेक्ट्रॉन घनत्व हमेशा 0 होगा। मतलब ये जो कर्व है आपका वो उल्टे कुछ इस तरीके से हो जाएगा, है ना, बीच में कट करेगा। इट विल बी लाइक दिस। जहां पर साई आपका 0 हो गया, इसका मतलब ही क्या हो गया, वहां पर साई का स्क्वायर भी 0 होगा, और साई का स्क्वायर 0 होने का मतलब वहां पर इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की प्रायिकता क्या होगी आपकी, 0। तो अनाबंदी आणविक कक्षक में दोनों नाभिकों, है ना, ए और बी, ये नाभिक बता रहे हैं दोनों के आपके, तो अनाबंदी आणविक कक्षक में दोनों नाभिकों के मध्य हमेशा इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की प्रायिकता क्या होती है आपकी, 0 होती है ना। और इसलिए अनाबंदी आणविक कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन किसको बढ़ावा देगा, प्रतिकर्षण को। इसमें तो क्या हो रहा था, अब अगर इलेक्ट्रॉन इसमें रहेगा तो उसके ऊपर दो नाभिकों को आकर्षण मिल रहा है, मतलब वो उल्टे आकर्षण को क्या कर रहा है, बढ़ावा दे रहा है। उसमें इलेक्ट्रॉन रहेगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन रह ही नहीं सकता, तो वो तो उल्टे किसको बढ़ावा देगा आपको, प्रतिकर्षण को बढ़ावा देगा। ठीक, और इसके आप मुख्य बिंदुओं में लिख सकते हो, वही चारों को उल्टा कर देना। पहला मुख्य बिंदु है हमारा कि यह विनाशी व्यतिकरण द्वारा बनता है। ठाकुर मत बनो, हाथ जल्दी बढ़ाओ, रिपीटर हो, 11वीं में नहीं पढ़ रहे हो, 9वीं 10वीं में। क्या कह रहा था, यह विनाशी व्यतिकरण द्वारा बनता है। सेकंड, एओ की तुलना में अधिक ऊर्जा तथा कम स्थायित्व रखता है। एओ की तुलना में कम ऊर्जा तथा अधिक स्थायित्व रखता है, सॉरी उल्टा बोल दिया ना, एओ की तुलना में अधिक ऊर्जा तथा कम स्थायित्व रखता है। ठीक है। थर्ड बोल सकते हो बेटा कि एबीएमओ में उपस्थित इलेक्ट्रॉन अस्थायी होता है तथा प्रतिकर्षण को बढ़ावा देता है। एबीएमओ में उपस्थित इलेक्ट्रॉन अस्थायी होता है तथा प्रतिकर्षण को बढ़ावा देता है। ठीक है। और लास्ट बोल सकते हो कि इसमें नोड हमेशा उपस्थित होते हैं। ठीक है, चलो ये हमारे दो तरह के LCAO से बन गए। अब हमारा MO आणविक कक्षक के बनने की शर्तें। ना कि MO कब बनेगा, तो सबसे पहली चीज हमारा 3 शर्तें हैं। पहला कि संयोग करने वाले AO, है ना, MO के बनने की शर्तें में लिखना हमारा पहला, संयोग करने वाले AO समान ऊर्जा, संयोग करने वाले AO समान ऊर्जा या लगभग समान ऊर्जा के होने चाहिए। संयोग करने वाले AO समान ऊर्जा या लगभग समान ऊर्जा के होने चाहिए, है ना। अब समान या लगभग समान से क्या तात्पर्य है हमारा, अभी मैंने जो डायग्राम बनाया था, है ना, देखो मैंने दोनों को कहाँ रखा था, समान ऊर्जा स्तर पे रखा था AO को, है ना। तो समान वाला केस तब होगा
जब आपका जो अणु हो वो समपरमाणविक अणु हो, समझे, ध्यान रखना। जैसे H2O2 N2, समपरमाणविक में क्या होगा, दोनों के आणविक कक्षकों की परमाणविक कक्षकों की ऊर्जा लगभग कह रहा हूं, हमेशा क्या होगी आपकी, समान ही होगी, है ना। H2 का अणु का बनने का मतलब क्या है, इधर भी H होगा तो इधर भी H होगा, और 1s का संयोग किससे होगा, केवल 1s के साथ ही, तभी तो ऊर्जा क्या होगी इनकी समान। 1s का संयोग 2s के साथ कभी भी संभव नहीं, ठीक है ना। तो ये मीनिंग है, एक तरफ H और बीच में किसका निर्माण होगा, आपका H2 का। और लगभग समान क्यों बोला मैंने, कि अगर आपका परमाणु विषम परमाणविक हो गया ना, तो हो सकता है कि इनका थोड़ा सा, या तो थोड़ा सा इससे नीचे होगा या थोड़ा सा क्या होगा आपका ऊपर, जैसे, है ना, लगभग समान। तो लगभग समान से मेरा तात्पर्य है विषम परमाणविक अणुओं के लिए, है ना, लाइक आपका Cn माइनस NO CO इस तरह से, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि एक मान लीजिए एक C है तो दूसरा क्या है आपका N है, तो डेफिनेटली इनके ऊर्जा स्तरों में कुछ न कुछ अंतर होगा आपका, है ना, थोड़ा सा अंतर होगा। तो ये हमारा एक पहला पॉइंट होता है, संयोग करने वाले अवयवों की ऊर्जा समान हमेशा समपरमाणविक अणुओं के लिए होगी, और लगभग समान आपके किनके लिए होगी, विषम परमाणविक अणुओं के लिए। ये पहली शर्त होती है आपके संयोग करने के लिए। दूसरी शर्त लिखना हमारा, संयोग करने वाले, दूसरी शर्त है हमारा संयोग करने वाले एओ की, है ना, की जगह क्या लिखना, संयोग करने वाले एओ का अभिविन्यास अंतर नाभिकीय अक्ष के सापेक्ष समान होना चाहिए। संयोग करने वाले एओ का अभिविन्यास अंतर नाभिकीय अक्ष के सापेक्ष समान होना चाहिए, है ना। इससे क्या तात्पर्य है मेरा, अगर px होगा तो वो केवल किससे जुड़ेगा, आपका px से, ठीक है ना। py होगा तो किसके साथ जुड़ेगा, आपका py के साथ ही, ठीक है ना। px और py का संयोग होना संभव नहीं, ये मीनिंग कि अंतर नाभिकीय अक्ष के सापेक्ष उसका अभिविन्यास समान होना चाहिए, ठीक है। और लास्ट पॉइंट हमारा लिखना कि संयोग करने वाले एओ प्रभावी रूप से अति व्यापित होने चाहिए, संयोग करने वाले एओ प्रभावी रूप से अति व्यापित होने चाहिए, ताकि, है ना, आणविक कक्षकों का निर्माण हो सके, ताकि आणविक कक्षकों का निर्माण हो सके, ठीक है ना। तो ऊर्जा समान होना चाहिए, अभिविन्यास समान होना चाहिए, और तीसरी कंडीशन होती है कि अतिव्यापन प्रभावी होना चाहिए, क्योंकि अतिव्यापन प्रभावी नहीं होगा तो फिर बॉन्ड का फॉर्मेशन संभव नहीं, ठीक। अगली चीज लिखना हमारा बेटा कि अणु का व्यवहार तथा उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास
अगली चीज है हमारा अणु का है ना व्यवहार तथा उसका क्या आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ना। पहले हम लोग उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मतलब इलेक्ट्रॉनिक है ना, हिंदी में लिखते रहो, अब इंग्लिश में लिख रहा हूँ, कॉन्फ़िगरेशन को देख रहा है ना। और इसमें दो केस हैं आपका। केस नंबर 1 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लेस देन इक्वल टू 14 है ना, मतलब कहाँ तक, एक तरह से Z आपका लेस देन इक्वल टू 7 मतलब अप टू नाइट्रोजन तक। अप टू नाइट्रोजन तक के लिए, क्योंकि हमारे जेई सिलेबस में केवल अप टू 20 इलेक्ट्रॉन तक है ना, पता होगा शायद आपको। तो हमारे पास स्केल अप टू 20 इलेक्ट्रॉन तक है। और अभी मैंने बोला कि इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n+l रूल से नहीं बताया जाता है, इनको प्रायोगिक तरीकों से ज्ञात करा गया है। दो ही केस है, एक 14 इलेक्ट्रॉन से कम का केस और दूसरा 15 से लेकर 20 तक का, ठीक है ना। और ऐसे ही डायग्राम बनते हैं जो अभी मैंने बनाए भी थे आपके सामने। अलोंग y एक्स पर क्या होती है आपकी ऊर्जा, ठीक है, ये पहले का ये दूसरे का। तो अभी जो मैंने आपको बोला था ऐसे ही होता है, ये संयोग करके एक ऊपर चले गया और एक कहाँ चले गया आपका नीचे। तो इस तरफ आपके AO चलेंगे, इस तरफ आपके MO, ठीक है। ये 1s और ये 1s मान लो। तो जब दो 1s 1s संयोग करेंगे तो वो दो ही क्या करेंगे आपके MO बनाएंगे। एक को आप दर्शाते हो है ना सिग्मा 1s से, और एक को आप दर्शाओगे सिग्मा स्टार 1s है ना। तो एक सिग्मा 1s हो गया और एक सिग्मा स्टार 1s। इसी तरीके से जब सेकेंड वाला आया है ना, देखो अफवाह हुंड ये सब नियम तो आपके लागू हो ही रहे है ना। सिग्मा और पाई वाले जो आ रहे हैं इनको मैं बता रहा हूँ अभी पहले मैं विन्यास बता रहा हूँ। तो इस तरीके से फिर इसने भी, ठीक है। तो आप देख ही लो, अफवाह का रूल तो लग ही रहा। पहले हमने परमाणु कक्षक में इलेक्ट्रॉन किस में भरते हैं हम लोग 1s में, 1s के बाद किस में भरेंगे 2s, ठीक है ना। तो अब 2s आए दोनों के, फिर उन्होंने दो नए कक्षक बना दी, ये कहलाएगा सिग्मा 2s और ये कहलाएगा मेरा क्या सिग्मा स्टार 2s। बस ये दो डायग्राम आपको ध्यान रखने हैं, इसलिए मैंने बोला था कि MOT नाम बड़े और क्या दर्शन छोटे वाली कहानी रखता है। ठीक है। और चूंकि हमारे सिलेबस में 20 इलेक्ट्रॉन तक है, तो 20 इलेक्ट्रॉन का मतलब एक तरफ 10 दूसरे तरफ 10 और एक तरफ 10 का मतलब केवल कितने कक्षक आएंगे आपके 5 ही कक्षक आएंगे ना। तो 1s आ गया, 2s आ गया और ये कौन से अब आपके 2p मतलब 2px भी 2py भी और 2pz भी है ना, 2px 2py 2pz, ठीक है। तो यहाँ पर देखो तीनों को हमने समान ऊर्जा स्तर पर दिखाया है, क्योंकि मुझे पता ही है कि इन तीनों की ऊर्जा क्या होती है समान, पहली चीज। दूसरा, जब इनकी ऊर्जा समान है तो अंदर फिर दो अलग अलग ऊर्जा स्तर क्यों दिखाए मैंने आपको, है ना। क्योंकि तीन ऑर्बिटल हैं, एक डेफिनेटली एक अतिव्यापन क्या होगा अंतरनाभिक अक्ष के अनुदिश होगा और दो उसके क्या होगा आपका लंबवत, है ना। तो इस वजह से दो तरह के यहाँ पर कक्षक बनते हैं हमारे, ठीक है। अप टू 14 इलेक्ट्रॉन तक के लिए सिग्मा 2pz, हमने VBT में भी बोला था कि अंतरनाभिक अक्ष के अनुदिश जो अतिव्यापन होगा उससे कौन सा बंध बनता है आपका सिग्मा, है ना। तो अप टू नाइट्रोजन तक के लिए सिग्मा 2pz ऊपर होता है और पाई वाले बंध, है ना, px और py से कौन सा वाला बंध बनेगा आपका पाई, वो आपके कहाँ रहेंगे नीचे, है ना। ऊपर
पहले पाई वाला ही होता है, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py और लास्ट में आपका सिग्मा स्टार 2pz। तो अगर मुझे ये पहला केस है और दूसरा केस पूरा सेम होता है, बस इन दो में क्या आ जाता है, आपका अंतर आ जाता है, ये नीचे हो जाएगा और ये ऊपर, दिस इज द ओनली डिफरेंस। और उससे अब आप किसी भी अणु का बस विन्यास लिखकर, है ना, उसका बंध क्रम, उसकी प्रकृति, बंध लंबाई, बंध ऊर्जा, जैसे आपके पास अगर 2 इलेक्ट्रॉन हुए तो आप कहाँ भरोगे सबसे पहले उसे, पहला इलेक्ट्रॉन इसी में, दूसरा भी इसी में, 3 होंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन होते ही युग्मन हो जाएगा, 5 होते ही इसमें जाएगा, 6 होते ही वापस युग्मित, 7 होते ही यहाँ जाएगा, 8 होते ही युग्मित। अब अगर 9 इलेक्ट्रॉन है तो पहला इसमें जाएगा, 10 होंगे तो इसी में डालूं कि अगले में डालूं, अगले में। तो ये यहाँ पर हुंड का नियम लग गया, देखो आपको, ठीक है ना। अफबाउ का रूल तो लग ही गया कि आपने पहला इलेक्ट्रॉन नीचे डाला है, अफबाउ का नियम ये था कि बढ़ते हुए ऊर्जा स्तर में डालो। पॉली का भी नियम लग गया, तीसरा इलेक्ट्रॉन डालते ही आपने ऊपर डाला है, नीचे नहीं डाला है, मतलब एक कक्षक में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं हो सकते। अब यहाँ पर हुंड के नियम की बात है, क्योंकि हुंड का नियम एक ही ऊर्जा स्तर के कक्षकों के लिए बात करता है कि युग्मन तब होगा जब हर एक में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाए। तो ये तीनों नियमों का पालन करते हुए चलते हैं, बस n+l रूल नहीं है भैया, है ना, इतना सा अंतर है। तो दिस इज माय केस 1। और केस 2 अगर मैं करता हूं तो वो है आपका जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 15 से लेकर कितने हो जाए आपके 20, है ना, मतलब इनडायरेक्टली z आपका 8, 9, 10, है ना, 10 दूना 20 अपने आप ही हो जाएगा। तो हमारे पास अब तो 20 इलेक्ट्रॉन है, और इसमें मैंने आपको अभी बता दिया केवल जो अंतर मिलेगा बेटा आपको, और कहीं नहीं, बस इन दोनों की पोजीशन क्या हो जाएगी, आपस में परिवर्तित हो जाएगी, है ना। ये चीज जेई में एक बार पूछ भी ली गई थी कैसा क्यों होता है, तो हम लोग कारण देख रहे हैं। बाकी अदरवाइज, है ना, डायग्राम बनाने की बात करें तो जल्दी से बना लेना आप भी। ठीक है, तो केवल अंतर बस इन दोनों की ऊर्जा में हो गया है, ये नीचे हो गया, वो ऊपर हो गया, तो इतना सा केवल हमारा चेंज होता है। तो अब जितने भी इलेक्ट्रॉन आपको दिखे, बस अगर आप, है ना, अब हम लोग बार बार डायग्राम नहीं बनाएंगे, हम लोगों ने बस 2 बार बना लिया, बस ये 2 डायग्राम आपको ध्यान रखने, इससे आप धड़ाधड़ इन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे इनका, और आपको सब चीजें जो भी जानकारी पूछी जाएगी कि कौन सा स्थायी ज्यादा है, कौन सा अस्थायी है, किसका बंध क्रम क्या है, सब चीजें हमें यहाँ से जानकारी मिल जाएंगी। अब बस ठीक है ना, तो इस तरह से हमें ये 2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद रखने हैं कि किसके लिए क्या केस होगा आपका, इससे हमारे सब काम हो जाएंगे। अब अणु के व्यवहार से क्या तात्पर्य है हमारा, ठीक है ना। तो अब अगर हम लोग अणु के व्यवहार की बात करें
इन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखने के बाद हम लोग पहले NB और Na को कैलकुलेट करेंगे। NB से हमारा तात्पर्य है ना, BMO में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो पहले आप अपना विन्यास लिख लो और उसके बाद NB मतलब BMO में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या और Na मतलब ABMO में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है ना। अब आपके सामने ये लिखे रहेंगे विन्यास, उनसे आप इनकी गणना करो। और अब इस गणना के बाद अब आप क्या क्या आपसे चीजें पूछी जा सकती है ना। पहला चीज आपसे बंध क्रम मतलब बॉन्ड ऑर्डर पूछा जाएगा। ठीक है, जिसकी परिभाषा होती है, लिख लेना, आबंधी तथा अनाबंधी आबंधी तथा अनाबंधी आणविक कक्षक, आबंधी तथा अनाबंधी आणविक कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या का आधा, आबंधी तथा अनाबंधी कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या का आधा बंध क्रम कहलाता है। तो सीधा सीधा आपका बंध क्रम का सूत्र है NB और Na जो आपने निकाला है, ठीक है ना, उसका अंतर लेकर उसका क्या कर दो, आधा। अंतर बोला तो नहीं बोला, अंतर भी लिख लो। अबंधी तथा इलेक्ट्रॉन अनाबंधी आणविक कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के अंतर का आधा, ठीक है, बंध क्रम कहलाता है। नीचे लिखना कि बंध क्रम धनात्मक, शून्य या भिन्नात्मक, बंध क्रम धनात्मक, शून्य या भिन्नात्मक हो सकता है, या भिन्नात्मक हो सकता है, परंतु ऋणात्मक होना संभव नहीं है। ऋणात्मक कब होगा, है ना, जब Na क्या हो जाए, आपका बड़ा हो जाए NB, और ये हमारे लिए संभव नहीं है, क्योंकि पहले तो इलेक्ट्रॉन हर केस में किस में जाएंगे, Na में ही जाएंगे, है ना। तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि Na ग्रेटर देन NB नॉट पॉसिबल, ठीक है, बट Na लेस देन इक्वल टू NB ये हमारे लिए संभव है, ठीक है। और यदि Na और NB बराबर हो गए, है ना, तो क्या होगा, बंध क्रम कितना हो जाएगा आपका, शून्य, ठीक है ना। और इस तरह का अणु अस्तित्व में नहीं होगा। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना, बंध क्रम शून्य होने का मतलब ये भी आपका वो अणु अस्तित्व में नहीं है, ठीक है ना। अब इससे बस जैसे बंध क्रम निकाल लिया, अब अगली चीज क्या पूछ सकता है, आपका स्थायित्व पूछ सकता है ना। तो स्थायित्व का सीधा सीधा रूल है कि स्थायित्व आपका बंध क्रम के क्या होगा, समानुपात, क्योंकि जितने ज्यादा बंध होंगे उस बंध का स्थायित्व मेरे लिए उतना ही ज्यादा, है ना। तीसरी चीज आपसे बेटा बॉन्ड एनर्जी मतलब बंध ऊर्जा पूछ सकता है ना। और इसके लिए क्या बोलोगे आप कि बंध ऊर्जा भी क्या होगी, BO के समानुपाती। जिसका बंध क्रम ज्यादा है उसका स्थायित्व ज्यादा, ठीक है। अब यदि दो का बंध क्रम समान हो जाए तब क्या रूल लगाओगे,
दो अलग अलग चीजें हैं आपके पास, ए और बी, दोनों का बंध क्रम समान है, तब किसे आप ज्यादा स्थायी बोलोगे, है ना? तो अभी मैं लिखवा दे रहा हूँ, तब क्या रूल बोलोगे आप? जिसमें Na में इलेक्ट्रॉन कम होंगे वो ज्यादा स्थायी होगा। क्यों? Na में उपस्थित इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? प्रतिकर्षण को बढ़ावा दे रहा है। तो अगर दो का बंध क्रम समान है तो उसे सिलेक्ट करना पड़ेगा जिसमें अनाबंधी कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो। ठीक है ना? तो ये दोनों पॉइंट लिखा दे रहा हूँ। चौथा है आपकी बंध लंबाई Bl, बॉन्ड लेंथ, ठीक है। और हमें पता है कि बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ एक दूसरे के क्या होते हैं? व्युत्क्रमानुपाती। इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि Bl जो होगा वो Bo के व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है। और पांचवा और आखिरी है आपका, है ना, अणु का चुंबकीय व्यवहार। अणु का चुंबकीय व्यवहार, जिसमें लिखना कि यदि अणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, यदि अणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे, यदि अणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे तो यह, है ना, अनुचुंबकीय होगा। तो यह अनुचुंबकीय होगा, अन्यथा यह प्रतिचुंबकीय प्रकृति का होगा। इस साल जो 3 क्वेश्चन आए थे आपके ना, उसमें एक शायद यही था चुंबकीय व्यवहार के ऊपर कि इनमें से कौन प्रतिचुंबकीय है ना, एक आपका स्थायित्व का था और एक शायद बंध क्रम के ऊपर। तो एक बार बस ये विन्यास हमें ध्यान है, विन्यास लिखते ही सब चीजें निकल आती है हमारे, ठीक ना। तो ये 5 चीजों के बारे में हम लोग आइडिया ले सकते हैं किससे? एक बार हम लोग उसका क्या लिख लें? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहीं से आगे बढ़ेंगे।